शुक्रवार को बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दरभंगा और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी सदन परिसर में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के सह संयोजक राजेश झा एवं दरभंगा राज से जुड़े हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव को लेकर कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 18 तारीख से सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन होगा। इस कार्यक्रम में देश के साथ विदेश के भी मेहमान जुड़ेंगे। इसके अलावा 18 तारीख की संध्या 6 बजे से प्रसिद्ध गायिका दीपाली सहाय का विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मौजूद लोगों ने प्रेस वार्ता में कई बातों की जानकारी दी। 19 और 20 अक्टूबर पूरा क्या कार्यक्रम है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव? जी, ये मिथिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है जो यहाँ साहित्य का महाकुंभ होने जा रहा है, जो 3 दिनों का है। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है जो जहाँ हो रहा है महान कैंपस में हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दान दिया गया है। और इसकी गरिमा और महोत्सव की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और समापन में विधानसभा के अध्यक्ष और राधा कृष्ण पिल्लई जी जो इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त स्कॉलर है वो आ रहे हैं। कैसा खुशी है आपको और कैसा जो आप गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की खुशी की बात है। तो यहाँ 3 दिनों तक जो नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, राष्ट्रवादी चिंतक आएंगे, यहाँ विचार विमर्श होगा और जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनके भी विद्यार्थी एंड रिसर्चर्स आएंगे और ये समस्त मिथिला के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, जिसमें स्व का जागरण। तो क्या सिर्फ देश से लोग आ रहे हैं या फिर मतलब फॉरेन से भी? राधा कृष्णन जी हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, US बेस्ड हैं, वो भी आ रहे हैं और देश विदेश से बहुत गणमान्य लोग आ रहे हैं। इससे मिथिलांचल को क्या फायदा होगा? देखिए, साहित्य का जहाँ भी इतना बड़ा कुंभ होगा तो मिथिलांचल के लिए तो इतने बड़े स्कॉलर्स आएंगे, ऐसा आप लोग भी उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये तो महाकुंभ है, इससे तो मिथिला को बहुत ही फायदा होने वाला है। पता चला है कुछ लोगों को वहाँ प्राइज भी दिया जाएगा। क्या है? प्राइज भी दिया गया है। तारीख को कल है दिन के 11 बजे बिहार के माननीय राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके कर कमलों से उद्घाटन होगा और उसके बाद फिर कई सारे सत्र हैं। जैसा अभी बताया भाई साहब ने, स्व के जागरण पर केंद्रित करीब 17 सत्रों का आयोजन होगा 3 दिनों में। कुछ पैरेलल सेशंस भी होंगे और कुछ सेंट्रल सेशन भी हुआ करेगा। लेकिन जितने भी सेशन होंगे अलग अलग विषयों पर, उनकी जो सेंट्रल थीम है वह स्व का जागरण है। स्व के जागरण पर केंद्रित ही जितने भी वक्ता अध्येता आएंगे अपने देश से पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उन सब की जो चर्चा परिचर्चा होगी उसका सेंट्रल थीम प्रोजेक्ट वही होगा, स्व का जागरण। 18 के संध्या काल में शाम के 6 बजे से मुंबई की लोकप्रिय प्रसिद्ध गायिका हैं, लोक गायिका हैं दीपाली सहाय जी, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और 19 तारीख के संध्या काल को फिर 6 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिस कवि सम्मेलन में 3 भाषाओं के कवि मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी। उसमें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं तिष्या श्री, वह भी उपस्थित रहेंगी कवि सम्मेलन में। और इन दोनों कार्यक्रमों के साथ साथ अपने दरभंगा में जो सृष्टि फाउंडेशन है, सृष्टि फाउंडेशन की जो बच्चियां हैं जो नृत्य सीखती हैं, उनके द्वारा नृत्य नाटिका भी पेश किया जाएगा। 20 तारीख को दिन के 11 बजे समापन समारोह, जैसा भाई साहब ने बताया, समापन समारोह का आयोजन होगा। उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी होंगे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई होंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई का यहाँ आना इसलिए भी प्रमुख एक बात है, हमारा महोत्सव है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। अभी के समय में चाणक्य पर सबसे बेहतरीन अगर किसी की स्टडी है
सबसे ज़्यादा पुस्तकें अगर किसी की अभी के समय में लिखी हुई हैं या इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक ऑडिटर के तौर पर जिनको स्पीकर के तौर पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता है, विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में, उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी का नाम आता है। तो वो यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ एक आप कार्यक्रम स्थल पर जाएं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वहाँ जाकर भी आप लोग थोड़ा देखें। तो क्या दोनों विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी कुछ करेंगी या फिर? जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगाई गई है जिसमें मिथिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, जो हम सब प्रयास किया हम सब ने कि जितने को संकलित कर पाएँ, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान, चाहे वो देवालय हो या ऐसा कोई जगह हो जो किसी महापुरुष के नाम पर विख्यात है, एक वहाँ और दरभंगा जो अपना राज परिवार है, इससे संबंधित वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगी है जिसमें पुराने फोटो डिस्क्रिप्शन के साथ लगे रहेंगे। वहाँ बहुत सारी जो बुक स्टॉल्स भी वहाँ पर लगेगी, जैसे वाणी प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, ऐसे जो भारतीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिस प्रकाशन से प्रकाशित होती हैं उन सब के बुक स्टॉल भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। साथ के साथ इस एक निबंध प्रतियोगिता भी चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का एक आकर्षण का केंद्र है। 3 विषयों पर 3 संवर्ग में इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जो पहला संवर्ग है वो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट, उसमें प्रेरक लोक कथाएं यह विषय था, इस पर निबंध आमंत्रित किए गए। दूसरा स्नातक और परास्नातक है जिसमें 2047 में भविष्य के भारत की संकल्पना, इस विषय पर निबंध आमंत्रित किए गए। और तीसरा शोधार्थी और प्राध्यापकों के लिए था और उसका विषय था भारतीय इतिहास में स्व का पुनर्जागरण, इस विषय पर आलेख आमंत्रित किए गए। उन सब सारे आलेखों को हमारे जूरी मेंबर ने चेक किया है और उसके उपरांत प्रत्येक संवर्ग में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुल मिलाकर 3 पुरस्कार, 3 संवर्ग में 9 और एक, जैसा भाई साहब ने बताया, चंद्रगुप्त साहित्य शिखर सम्मान, टोटल 10, कुल 10 पुरस्कारों की घोषणा होगी। 20 तारीख को शिखर सम्मान की तो घोषणा हम लोग कल ही कर चुके हैं, जैसा बताया भाई साहब ने, डॉक्टर जनार्दन यादव जी को दिया जाएगा। डॉक्टर जनार्दन यादव अपने मिथिला क्षेत्र के ही अररिया जिले से आते हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्रबंध काव्य, ये सब उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उनको समेकित रूप से जो मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं श्री नंदकिशोर यादव जी और श्री राधाकृष्णन पिल्लई जी, उनके द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो 9 नाम है इसकी घोषणा 20 तारीख को मंच से ही की जाएगी, उस पर नगद राशि का पुरस्कार है। और यह जो कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से शिक्षा साहित्य पर आधारित है। तो जैसा आप पूछ रहे थे, दोनों विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जो इसके शोधार्थी हैं, वो तो यह कॉमन सी बात है, वो तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। और भी अपने बिहार में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कुल 24 हैं, उन 24 विश्वविद्यालयों से भी छात्र और प्राध्यापक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो क्या श्रोता जो सदर अनुमंडल के कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने दरभंगा के कोतवाली थाना में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए गुरुवार को तमाम बातों की जानकारी दी और बताया कि शंभुनाथ मिश्र टोला थाना कोतवाली जिला दरभंगा दुर्गा पूजा मेला देखने मिर्जापुर गए। नवरत्न मंदिर के पास काफी भीड़ थी, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लगाकर मेला देखने चले गए। वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब थी। इनके द्वारा 15 अक्टूबर को लिखित आवेदन दिया गया, उस पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी चेक किया गया। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा था कि इनका मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। तत्पश्चात गुप्तचरों की तैनाती की गई। 16 अक्टूबर को सूचना मिली कि मिर्जापुर चौक के पास चोरी की गई मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार होकर जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और 2 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। विधि विरुद्ध बालक से पूछताछ करने पर इन दोनों के निशानदेही पर चोरी की गई 2 और मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर जो कि नगर थाना अंतर्गत चोरी की गई थी, जिसका कारण दर्ज किया गया। दूसरा मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे, कुल 3 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि इसी माह की 11 तारीख को दुर्गा पूजा मेला में कोतवाली थाना अंतर्गत मिर्जापुर चौक के आसपास मेला में घूमने गए हुए एक व्यक्ति जो बाइक पार्क करके वहां से गए थे, उनकी बाइक वहां से चोरी की जाती है। तत्पश्चात 15 अक्टूबर को उन व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम
शिवेंद्रनाथ मिश्र हैं, उनके द्वारा कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया जाता है बाइक की चोरी के संबंध में। तत्परता दिखाते हुए गुप्तचरों की तैनाती की जाती है। जो भी तकनीकी अनुसंधान के माध्यम है उनके द्वारा जांच की जाती है और पुलिस की तत्परता से 16 तारीख को सूचना में प्राप्त होती है कि उसी उक्त बाइक जो चोरी हुई है उस पर 2 व्यक्ति फलाना सड़क से आ रहे हैं। तत्काल ही गश्ती गाड़ी को सूचित किया जाता है और तत्परता से उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों युवक नाबालिग हैं, एक विश्वविद्यालय थाना के रहने वाले हैं दरभंगा और एक नगर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ के क्रम में उनकी निशानदेही पर देर रात और 2 बाइक्स की बरामदगी हुई है, जिनके संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया जा चुका है। क्या वो दोनों बाइक चोरी का था? हाँ, वो तीनों बाइक चोरी की हैं। जिस बाइक से वो सवार थे वो और बाकी 2 बाइक जो उनके घर के पीछे खाली जगह से बरामद की गई है देर रात कल, वो भी चोरी की थी। वो दोनों बाइक चोरी का वो कहाँ का बाइक था? उस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया गया है 16 तारीख को। तो स्पष्ट होता है कि ये नगर थाना अंतर्गत ही चोरी की गई बाइक थी। सर, ये पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती है। कहीं न कहीं जो वाहन मालिक हैं उन्हें भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि उन्हें कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हैंडल लॉक भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। अगर कोई चेन लॉक या इस तरह की और अतिरिक्त सावधानी लोग बरतते हैं और थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पार्किंग करते हैं और जहाँ पार्किंग स्थल चिन्हित हैं वहाँ करते हैं, तो इससे बाइक चोरी में नियंत्रण लगाना हमारे लिए आसान है। गश्ती के दौरान कहाँ पे पकड़े उसको? गश्ती के दौरान मिर्जापुर चौक के पास ही आ रहे थे। कब? कल शाम। सर, दूसरी आपने कहा है कि सोनकी थाना बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जब्त एवं राज्य 7 वाहनों की नीलामी की गई। वैसे वाहन जिनमें मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग दरभंगा द्वारा जब्त की गई है और समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी और अन्य न्यायालय द्वारा राजसात किया गया है, उसको विभागीय पत्रांक 6916 6 सितंबर 2022 एवं विभागीय पत्रांक 7003 9 सितंबर 2022 में दिए निर्देश के आलोक में उन वाहनों की नीलामी कई सूची के अनुरूप नीलामी कमेटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार समाहरणालय परिसर लहरियासराय दरभंगा में 17 अक्टूबर को 11 बजे से की गई। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर को कार्यालय अवधि तक होगा। शेष बचे वाहनों की नीलामी विभागीय पत्रांक 5964 4 अगस्त 2022 में दिए गए निर्देश के आलोक में सामान्य वाहनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य में 10% कम करते हुए एवं कबाड़ वाहनों में निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 25% करते हुए दिनांक 28 अक्टूबर 2024 और 13 नवंबर 2024 को निर्धारित शर्तों के आलोक में पुनः नीलामी कमेटी द्वारा स्थल पर नीलामी की जाएगी, जिसके आवेदन जमा करने की तिथि 26 अक्टूबर 2024 और 12 नवंबर 2024 होगी। इस मौके पर नीलामी कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद थे, जिनसे हमने बात की। क्या कुछ बताया इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। एक बार हम बता देते हैं कंडीशन। गाड़ी है उसमें 3-4 तरह का गाड़ी है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, उससे ऊपर 2 पहिया का जो मेरा विज्ञापन निकला हुआ है आप लोग देखे होंगे। मोटरसाइकिल का कम से कम 250 रुपये लगेगा एक बोली में, और किसी भी वाहन में मैक्सिमम बोली उसके मूल्य का 20% लगा सकते हैं। ये नहीं कि अगर हम 20,000 बोले तो कोई 5 लाख बोल दिया, तो वैसा नहीं है। ये विज्ञापन के साथ में आप लोग देख लीजिएगा। मोटरसाइकिल के लिए 250 रुपये मिनिमम है, 3 पहिया के लिए 500 रुपया है, 4 पहिया के लिए 1,000 रुपया है, स्क्रैप के लिए मिनिमम 2,000 रुपया है, और उससे बड़े वाहन जैसे कि बस ट्रक है उसके लिए 2,000 रुपया है। तो कोई भी न्यूनतम उतना लगाएंगे बोली, और मैक्सिमम भी लिमिट है न्यूनतम राशि का 20% एक बोली में। दूसरा कंडीशन है जो कबाड़ का वाहन है उसको जो है काट कर ले जाना है, इसका हम लोग कर दिए हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो जानकारी ले लीजिए। जो कबाड़ में गाड़ी जाएगा वो संबंधित थाना या एक्साइज में है तो वो कट के जाएगा, उसका जवाबदेही आपको है काट के ले जाना। तीसरा है कि जो भी गाड़ी नीलाम हो रही है जैसी है जहाँ पर है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं नीलामी। उसमें कोई गाड़ी हो सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो, हम लोग जहाँ तक है उसको सुधार करवाए हैं इंजन चेसिस के आधार पर।
जो भी कागज बनेगा डीपीओ साहब के ऑफिस से बनेगा, और जो सरकार का नॉर्म्स है अभी की राशि का 3% जो है वो एक्स्ट्रा होगा, जो कि DSBCL को दे होता है। आप लोग पहले भी नीलामी में भाग लेते आ रहे होंगे, कुछ लोग नए होंगे, तो जो भी मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है हम लोग घूरी लगा के 10,000 में है, तो 10,000 का 3% वो अलग से आपको 300 रुपया नगद जमा करना पड़ेगा, और ये जो 10,000 रुपया है वो चालान जमा करना पड़ेगा। अगर किसी को क्वेरी हो एक करके पूछ सकते हैं, बाद में फिर डाउट नहीं रहे आप लोग को। कोई अगर पूछना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, हम ठीक है। सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाइए, सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाइए। नीलामी रखा गया है कई तरह की गाड़ियों का, किस तरह की गाड़ी है जिसकी आज नीलामी रखी गई? नीलामी चल रहा है, हम लोग का नीलामी का प्रक्रिया चल रहा है। देख रहे हैं हमारे जो है सुपरिटेंडेंट साहब हैं, कुल जो है 35 वाहन है, कुल 33 वाहन में 22 वाहन जो है समान प्रकृति का है, और उसके बाद 23 से लेकर के 35 तक जो है स्क्रैप वाहन है। जहाँ पर जैसा वाहन है उसी के रूप में जो है हम लोग नीलामी करवा रहे हैं, और सब आए हुए हैं लोग प्रक्रिया से। ये जो वाहन है किस तरह का वाहन है जिसका नीलामी किया जा रहा है? जो भी वो थाना और इसाई के द्वारा जब्त किया गया वाहन है, जो कि उत्पाद एक्ट में पकड़ा गया है, उसी की नीलामी हो रही है। तो कहाँ से लोग आए इस नीलामी? जिले के अलावा जो है अगल बगल के जिले जैसे समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, आसपास के जिले के सभी लोग आ रहे हैं। न्यूनतम कितना? देखिए हर एक गाड़ी का वैल्यूएशन अलग है, जो कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। MDI साहब वैल्यूएशन करते हैं, और DM साहब के अस्पताल जो कमेटी होती है वो इसको कमेटी के माध्यम से अप्रूव करा के हम लोग विज्ञापन निकालते हैं। तो जो भी है आपके सामने है, क्योंकि अलग अलग वाहन है, मोटरसाइकिल का है 10,000, 15,000, 20,000, 4 चक्का है उसका अलग उस ढंग से है, और ट्रक है या बस है उसका अलग ढंग से है। अभी जिसका नीलामी हम लोग करते हैं जो भी सरकार का रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से, और नीलामी के बाद जो भी कागज बनेगा वो DPO ऑफिस से बनेगा, और वहाँ जो भी संबंधित पेपर और जो लागत लगेगा वो जो भी नीलाम लेंगे वो वह करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। प्रदीप कुमार, सहायक अधिकारी से। 17 अक्टूबर को जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में जिला परिषद सदस्यों के द्वारा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को वहीं धरना दे रहे इन लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इस आयोजित धरना कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित लगभग आधे दर्जन जिला पार्षद ने धरना में शामिल हुए थे। धरना के माध्यम से कई आरोप लगाते हुए बताया कि जिसमें वर्तमान अध्यक्ष सीता देवी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त दरभंगा के आपसी मिलीभगत से मनमानी करते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए जिला परिषद का संचालन किया जा रहा है। 15वीं वित्त आयोग मद 2023-24 की वार्षिक कार्यकारी योजना जो ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड है, जिसका बिना क्रियान्वयन किए ही अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मनमानी करते हुए अनुपूरक योजना नई योजना को अपलोड करते ही मुख्य कार्यकारी योजना में शामिल योजनाओं को विलोपित कर दिया गया है, जो कि पंचायती राज अधिनियम एवं 15वीं वित्त आयोग के मार्गदर्शिका का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जिला परिषद के मुख्य योजना पदाधिकारी के बिना परामर्श एवं सहित सहमति से योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि पंचायती राज अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। और भी कई बातों का आरोप लगाया गया और धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि यदि इससे भी बात नहीं बनी तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। आज के जो धरना है, मैं रेणु देवी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दरभंगा। मैं आपसे इतना ही बहुत शॉर्ट में बात करना चाह रही हूँ कि हम लोग का मेन प्लान GPDP पर चढ़ा हुआ 23-24 का जो योजना था, सो आज से 10 रोज पहले अनन फनन में हटा दिया गया, चूँकि इसमें पहले ही DDC ने निकाले हुए हैं प्रशासनिक के लिए। प्रशासनिक की चिट्ठी है मोबाइल में मेरे साथ, ये चिट्ठी देख लीजिए। NOC के लिए भी गया हुआ है। आनंद फनन ने अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है सो एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी ये है, बोली जो इस योजना को अगले आदेश तक रोक लगाया जाए। पूर्व अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है अगले आदेश तक जो रोक लगाई, उस दरमियान में DDC
और वर्तमान अध्यक्ष दोनों मिल करके पोर्टल पर के सारे योजना डिलीट करके अनुपूरक योजना करके ले ली गई है। जबकि हमारे जिला परिषद में कुछ पार्षदों ने हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया हुआ था जो हमारे जिला परिषद में आपको योजना पदाधिकारी का बहाल किया गया। योजना पदाधिकारी के थ्रू योजना लिया जाएगा। योजना पदाधिकारी आए भी, नियुक्त भी हुए, मीटिंग भी हुआ, लेकिन योजना पदाधिकारी को कहीं से कोई खबर नहीं हुई। अनंत फनन में अपने द्वारा न ही बड़ा बाबू के कोई साइन है, न ही जो 15वीं बीत करता है स्टाफ उसका कहीं कोई साइन है। अनंत फनन में डीडीसी और वर्तमान अध्यक्ष ने 23-24 का योजना पोर्टल पर चढ़ा करके मनमानी ढंग से न कोई पार्षद का अनुशंसा है, न कि डीडीसी के पास है, न अध्यक्ष के पास है, न कार्यालय के पास है। अनंत फनन में 23-24 का योजना पोर्टल पर चढ़ा करके और प्रशासनिक देने के लिए एक चिट्ठी निकाल दिया गया। इसको चिट्ठी निकाल, हम लोग ने उसी का विरोध कर रहे हैं। जब मेन प्लांट में आपने योजना दिया ही नहीं, आपने एनओसी मंगा लिया, पंचायती राज का सब उच्च की कहे जिला परिषद सदन है, वहां आ गया है, न योजना को मुखिया कर सकता है, न समिति कर सकते हैं, न वार्ड सदस्य कर सकता है, जिसका एनओसी जिला परिषद को आ गया है। फिर आप योजना को क्यों डिलीट कर दिए? क्या ऐसा जो आपको मजबूरी आ गया सो योजना को आप डिलीट किए? मेन प्लांट में एक भी प्रशासनिक नहीं हुआ, आप उसको डिलीट कर देते हैं, अनुपूरक योजना ले लेते हैं। ये कहाँ का न्याय संगत है? आपने किसके अनुसार आपने योजना को डिलीट किया? कौन सा ऐसा नियम आ गया पंचायती राज का जो हमें वो योजना आप पंचायती राज का नियम आप दीजिए जो इस नियम के तहत मैंने योजना को डिलीट किया? ऐसा कोई नियम नहीं है जो आप अनुपूरक ले सकते। अनुपूरक उस समय आप ले सकते हैं जब कोई पार्षद अपना योजना नहीं करना चाह रहा है और वो बदल करके दूसरा योजना करना चाहता है, वो अपना खुद लेटर पैड से अनुशंसा करे, उसके बाद आप अनुपूरक ले सकते हैं ना। लेटर पैड भी नहीं है, अपना लेटर पैड अध्यक्ष का भी नहीं है। अनंत फनन में योजना 23-24, इसीलिए हम लोग डीडीसी से अनुरोध करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं ऐसा भ्रष्टाचार को बंद कीजिए और जो हम लोग को मेन प्लांट चढ़ा हुआ है उसको 2 दिन के अंदर चढ़ाइए, 15 दिन के अंदर आप प्रशासनिक दीजिए। हाईकोर्ट के द्वारा गया नहीं, ये एनुअल प्लान जो है सो सही है, इसको समय निर्धारित समय में इनका काम कराया जाए। जिसको अभी उन्होंने क्या किया है, बिना हाउस से उस योजना को अवलोकन कराए हुए, बिना योजना लिए हुए ही अनुपूरक योजना को 23-24 में उन्होंने चढ़ा दिया है, अपलोड करा दिया है, जो नियम संगत नहीं है। हम आपको बता देते हैं 10 महीना इस मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दरभंगा में आया हुआ हो गया है। एक भी इनके द्वारा ना ही प्रशासनिक दिया गया है, ना ही कोई काम कराया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास अवरोधक के रूप में यहाँ पदस्थापित है। ये एक भी नियम का पालन नहीं करते हैं और चुपचाप अपनी मनमानी जताते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सही मांग के लिए जो हमारा जो एनुअल योजना 23-24 का था उसको पोर्टल पे से किस आधार पर उन्होंने विलोपित किया और किस आधार पर उन्होंने नया योजना लिया, क्यों लिया, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा, जो कि हमको लगता है उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं जो हम सामान जो हमारे हाउस में हो गया वो काम करेंगे। हम आपको बता देते हैं हाउस के द्वारा अगर नियम संगत कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो क्या वो जो हाउस कहेगा वो अभी हम लोग बहुमत में कहते हैं चलो दरभंगा जिला का ये डाक बंगला बेच दो, वो बेच देंगे। कोई भी काम डीडीसी के द्वारा नियम संगत नहीं कराया जाता है, उनकी मनमानी से काम होती है, विकास का काम नहीं कराया जाता है। एक भी काम अधिनियम और एक्ट के आधार पर उनके द्वारा नहीं कराया गया। यह डीडीसी जो यहाँ है भ्रष्ट है, चोर है, मनमानी सिर्फ करता है, अराजकता पैदा करते हैं और इसके सिवा कोई काम नहीं करते हैं। एक भी विकास की योजना इनके द्वारा नहीं कराया गया है, ना ही ये जो हम लोग का 23-24, 21-22 का योजना का हमको लगता है बहुत सारा योजना का प्रशासनिक दिया हुआ है। इनके द्वारा सारा काम को बाधित किया गया है, जो नहीं इसका काम नहीं होगा, एक भी
काम जिला परिषद में नियम संगत नहीं चलेगी। हर जगह इनका अराजकता पैदा करना होता है। हम आपको बता देते हैं, सरकार की प्लान रहती है जो हर क्षेत्र में विकास हो, हर घर में हर क्षेत्र की जनता का जो समस्या है उसका निदान करने, लेकिन इनके द्वारा ये काम नहीं कराया जाता। एक भी योजना को धरातल पे अभी तक इनके द्वारा नहीं उतारा गया है, न ही जो योजना पूर्व में कराया जा चुका है जिला अभियंता के माध्यम से, न ही उसका भुगतान कराया जाता है। सारा काम जिला परिषद दरभंगा में वंचित करके ये डीडीसी बैठे हुए हैं। यदि अगर धरना से बात नहीं बनती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे जाएंगे, आगे लड़ेंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। धरना में कौन कौन लोग शामिल हैं? हम लोग यहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष रेणु जी बैठे हुए हैं, रूही परवीन जी बैठे हुए हैं, सीमा कुमारी बैठे हुए हैं, छेदी साहू जी बैठे हैं, गुनेश्वर ठाकुर बैठे हैं, दिलीप यादव जी बैठे हैं, रीता देवी बैठे थे, वो अभी कुछ काम उनको इमरजेंसी था, हो गई है। हम लोग सारे पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग अगर 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनशन भी करेंगे और उच्च न्यायालय भी जाएंगे और सरकार के पास भी जाएंगे। इनको यहाँ से विकास का काम जो अवरोधक कर बैठे हुए हैं, इसको विकास का काम करना होगा, नहीं तो अपना पद से इस्तीफा दे, पद मुक्त हो। कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस के सामने मैं जिला परिषद गुनेश्वर ठाकुर 46/17/2 से प्रतिनिधित्व करता हूँ। बहुत बदनसीबी की बात है जो जब से ये जिला परिषद साहब आए हैं, इंशाल्लाह ऐसा जनाब तोबा तोबा ऐसा डीडीसी कभी नहीं देखा है। तोबा तोबा डीडीसी होते हुए जिला का विकास का काम करते हैं और जब से ये डीडीसी साहब आए हैं जो कि जिला परिषद के चयनित जनप्रतिनिधि के सचिव भी होते हैं और इनके अंदर सभी तरह के कर्मचारी से लेकर के जिला परिषद के नुमाइंदे से लेकर के हेड क्लर्क हो, चाहे इनका एडवाइजर हो, चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया हो, सभी आप भी जानते हो किसके हैं आप, किस पत्र जो आपने कष्ट करके आराम दे। मेरा नाम गुनेश्वर ठाकुर, मैं कुशेश्वर स्थान 46/17/2 के मैं जिला परिषद हूँ। सत्ता पर के धरने पर बैठने की सर आवश्यकता इसलिए हुई कि हम लोगों का पूर्व में जो भी योजना पारित हुआ था पूर्व चेयरमैन के समय में, सब पोर्टल पर चढ़ा हुआ था, उसका एस्टीमेट भी बना हुआ था, एनओसी भी मिला हुआ था, कुछ योजना का प्रशासनिक भी हो गया था। मगर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिन पहले मोहित कुमार मुख्य सचिव आए हुए थे बैठक में, वो 15 दिन का समय लिए योजना को प्रशासनिक दे देंगे और काम चालू कर देंगे। मगर फिर 2 महीना हो गया, कल परसों में मालूम हुआ कि हम लोगों को जो भी 2 वर्ष का योजना था 20-21 और 23-24 का पर चढ़ा हुआ था, उस योजना को 23-24 को योजना को पोर्टल पर से हटा के अपना मनमानी ढंग से योजना चढ़ा लिए हैं। और हम लोगों के सूत्र से मालूम हुआ कि जो आदमी पैसा देता है उसको योजना चढ़ाया जाता है, जो पार्षद पैसा नहीं देता है उसको योजना नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग धरना दिए हैं और पूर्व में जो हम लोग काम किए इस डीडीसी के रीजन में एक भी पेमेंट हम लोग को नहीं किया जाता। कहाँ पे धरना पे बैठे हुए आप लोग? जिला परिषद कार्यालय मुख्य कार्यपालक कार्यालय के सामने बैठे। जी अपना परिचय दे। दिलीप कुमार यादव, सिंहवाड़ा 2/4। आवश्यकता पड़ी जो धरने पर बैठना पड़ा? जी मेरा नाम छेदी साहू 43 गोराबुरम सलोटा 1 के जिला परिषद सदस्य हूँ। यहाँ पर हम लोगों को 21, 22, 23, 24 जो भी योजना पहले पूर्व से पोर्टल पर चढ़े हुए थे, हम लोग को पूर्व जानकारी मिला कि आप लोग को योजना जो है निरस्त कर दिया गया है, तो हम लोग को पुनः ये योजना होना चाहिए। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग 10 महीना से
4 गो चप्पल टूट चुका है और 10 गो कुर्ता पैजामा सब फट चुका है। अब फिर जो है आज पहन करके आए हैं, चप्पल भी नया लिए हैं। अब फिर लगता है 10 महीना ऐसे चला जाएगा कि जब से ये डीडीसी आया है एक भी मेरा भुगतान नहीं हुआ। इससे पहले सारे का सिस्टम से भुगतान होता था। आखिर क्या लग रहा है, किस तरह से इस तरह का जो है किया जा रहा है? देखिए अभी अब हम लोग तो अपना जो है जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग को काम है डीडीसी महोदय नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग जो उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनेंगे, इससे ऊपर भी जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि अगर धरना पर सभी आदमी एकजुटता बना के रखेंगे तो जरूर है कि हो जाएगा। ये धरना जो है किनके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये अध्यक्ष रेणु देवी पूर्व जो हैं उनके नेतृत्व और भूतपूर्व जो हैं उपाध्यक्ष जी ललिता जी, इनके नेतृत्व में चल रहे हैं हम लोग। जी अपना फिर से परिचय देंगे। छेदी साहू 43 गोराबोरम सोलवट्टा 1 पूर्वी। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। दरभंगा स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवासीय कार्यालय स्थित खाजा सराय लहरियासराय में गुरुवार को वहीं सदस्यता अभियान कार्यक्रम के मौके पर क्योटी विधानसभा से की गई, जिसमें क्योटी विधानसभा क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी भी मौजूद थे। सदस्यता अभियान समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में लग जाने को कहा। उन्होंने कहा कि आज क्योटी विधानसभा से शुरुआत की गई है और मैं इसी तरह दरभंगा के सभी 10 विधानसभा का अभियान चलाया जाएगा। क्योटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि सदस्यता अभियान को मिशन मूड में लेना है और वह स्वयं क्योटी विधानसभा के सभी पंचायत और गांव-गांव घूमकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। जो रूठे साथी हैं और नए साथी सभी को पार्टी का सदस्य बनाकर जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, क्योटी प्रखंड अध्यक्ष रामदेव यादव, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद बासित, राजकिशोर यादव, कुंवर राय, अब्दुल मन्नान अंसारी, राशिद जमाल, कलीमुद्दीन राही, राजीव कुशवाहा, रामचंद्र यादव, कैसर खान, अरुण सिंह, कुमार गौड़व, अमरेश यादव, सुबंस यादव, प्रदीप कुमार, पंकज, बद्रे आलम, भजन यादव, नरेश सैनी आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। और दल के सभी लोगों को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। साथियों, आज जहां हम लोग खड़े हैं, आगे विधानसभा का चुनाव। अब ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो आगामी चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर विधानसभा चुनाव में अभी आज क्योटी विधानसभा के मुख्य साथी जमा हुए। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय बाबू सबको डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से सदस्यता अभियान चलेगा पूरे जिला के अंदर। तो उसमें आज जो क्योटी और सिंहवाड़ा ब्लॉक का जो हिस्सा आता है उसके इम्पोर्टेंट साथी जमा हुए। इसमें भीड़ नहीं जमा किया गया, बल्कि खास जो लोग हैं जो इस अभियान को चलाएंगे वो लोग जमा हुए हैं और इनके लीडरशिप में, उदय जी के लीडरशिप में ये पूरा अभियान पूरे जिला में चलेगा। मेरी बात हुई है, हम भी हर असेंबली सेगमेंट का अलग अलग मीटिंग करेंगे इसी तरह की, और मीटिंग करके आज शुरुआत है। यहाँ से लेकर कुशेश्वर स्थान, जाले, सभी इलाके का मीटिंग करके और इसी तरह से हम लोग अभियान शुरू करेंगे। अभी तो कई महीना चलना है। तो इसका जो लक्ष्य है, एक तो हमारे बिल्कुल करीबी लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी हमारे अध्यक्ष जी पुराने राम नरेश यादव जी ने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते थे। तो उन सारे लोगों को जोड़ना है जो कहीं न कहीं मतलब अब उतना एक्टिव नहीं रहे, तो मेंबरी के जरिए उनको एक्टिव करना है और पार्टी को इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि जो कमी रह गई थी पिछले चुनाव में
असेंबली के चुनाव में, उसको हम लोग बांट सकें और एक नौजवान के हाथ में बिहार का बागडोर दे सकें, ये तैयारी है। और आपने देखा ही होगा लोकसभा के अंदर भी, जबकि ये दिल्ली का चुनाव था, हमारी पार्टी ने, हमारे जो गठबंधन था उसने तकरीबन 40% वोट पाया, 38-39 के करीब वोट पाया, 39% के करीब वोट पाया, और हमारा फर्क जो है वो बहुत कम है। और हमने, अगर आप याद कीजिए, 19 के चुनाव में 1 सीट जीत पाई थी महागठबंधन, इस दफा वो 9 सीट, 9 गुना हमारी ताकत लोकसभा में बढ़ गई। तो असेंबली में तो हम बहुत कम वोट से हारे थे, बहुत कुछ हजार वोट का अंतर था, तो उसको हम पाटना चाहेंगे और एक ऐसी लीड बनाना चाहेंगे यहां से कि हमें कोई हरा नहीं सके। सैमसंग स्मार्ट कैफे का उद्घाटन किया गया फीता काटकर अश्वनी कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा में। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, प्रोपराइटर के पिता संजय कुमार शाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन समारोह के मौके पर बोलते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि पहले भारत स्मार्टफोन को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं अब भारत में स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इसी का परिणाम है कि अब हर गरीब के हाथ में स्मार्टफोन दिखने लगा है, जिससे सरकार की योजना के लाभ लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले जानकारी अभाव में लोगों तक जन कल्याणकारी योजना नहीं पहुंच पा रही थी। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि इस तरह के स्मार्ट कैफे के खुलने से स्मार्ट सामग्री के साथ साथ रोजगार भी पैदा होता है। वहीं संस्थान के प्रोपराइटर अश्वनी कुमार साहब ने बताया कि यहाँ सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड फोन उपलब्ध है। खासकर सैमसंग कंपनी के सभी मॉडल यहाँ महानगरों के दाम पर ही उपलब्ध है। यहाँ 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को निश्चित उपहार दिया जाएगा। सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर सौरभ सुरेखा ने बताया कि इतना बड़ा स्मार्ट कैफे खुलने से दरभंगा वासियों को सैमसंग कंपनी का फोन लेने में अब सहूलियत होगी और यहाँ सैमसंग कंपनी के सभी फोन उपलब्ध है। ग्राहक एक बार आकर यहाँ विजिट जरूर करें। मौके पर उदय शंकर चौधरी, मनीष कुमार राव, ABM अभिनेश, सरन सिन्हा, ZSM, सौरभ सुरेखा, सैमसंग वितरक सोनू कुमार, विनय कुमार शाह, मनीष जायसवाल, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा, विवेकानंद उपस्थित थे। पूर्णिमा के दिन हम लोग कोजगरा डे भी मनाए हैं और ऐसे अच्छे दिनों में जो यहाँ पर सैमसंग, जो अश्विनी कुमार जी मिर्जापुर ब्रह्म स्थान राजकुमारगंज में इनका शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और पूर्व के विधायक माननीय अमरनाथ गामी जी, माननीय उदय शंकर चौधरी जी, तमाम वरिष्ठ लोग आकर के इनको आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मिथिला का केंद्र दरभंगा है और दरभंगा में इसका अभाव था सैमसंग का, और जहाँ दरभंगा डेवलप कर रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क, तारामंडल, विश्व स्तरीय बगल में स्टेशन, वहाँ एक यहाँ सैमसंग का होना शोरूम आवश्यक था। तो हम शुभकामना देते हैं काफ़ी आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले और निश्चित रूप से कम दाम में ओरिजिनल सामान यहाँ मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सूत्र रूप से दरभंगा की जरूरत हर सस्ते दरों पर ओरिजिनल सामान के साथ ये जो शोरूम खुली है माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी और शहर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो दरभंगा की जरूरत को पूरा करने जा रहा है शोरूम। जिस हिसाब से दरभंगा अन्य क्षेत्र में विकसित हो रहा है, मोबाइल के ये शोरूम खुलने के बाद अश्वनी जी दरभंगा की जरूरत को पूरा करना है। इनको हृदय से बधाई, धन्यवाद, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हैं। आज सैमसंग शोरूम का
उद्घाटन हुआ है। माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं और ये अश्विनी कुमार जी प्रोपराइटर हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के डेट में मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट सुविधा है इसमें, जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और बहुत चीज़ें सीखने के लिए, चाहे वो हम टिकट लें या फिर पढ़ाई करें या किसी महापुरुष की जीवनी देखनी हो, हम गूगल के द्वारा सर्च करके मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल का मतलब है सैमसंग का कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि उचित मूल्य पर सैमसंग के जो मोबाइल्स हैं उनको मतलब कि बेचें और जो आम नागरिक को इससे सुविधा हो सके, यहाँ पत्रिका चले, यही मेरी शुभकामना। सबसे पहले सभी को प्रणाम। चाचा जी आए हमारे सांसद साहब और ये फीता काटे हैं, उद्घाटन किए हमारे आगे के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अपना, इसके लिए हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। क्या चीज का दुकान खोले आप? क्या चीज का दुकान खोले? और ये शोरूम जो है हमारा, ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव स्मार्ट कैफे है, जो कि सैमसंग का मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वॉच, ये सब स्मार्ट वॉच ये सब आता है इसमें। और ये मार्केट से कम दाम में यहाँ पर मिलेगा। ऑफर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर मिलते हैं। और मेनली जो है ऑफिशियल जो भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो भी बैंकर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा, उनका इंश्योरेंस फ्री रहेगा हमेशा। इस तरह का सुविधा हम यहाँ पे प्राप्त करवाएंगे लोगों को। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ। किस जगह पर खुला है ये जगह जो है राजकुमारगंज, दरभंगा ब्रह्म स्थान के सामने में खुला है। कई अतिथि लोग आए हैं, कौन कौन लोग आए सर? अतिथि में हमारे सबसे पहले चाचा जी आए हैं, गोपाल जी ठाकुर जी, और फिर आए हैं डॉक्टर धनशीला गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद जो हमारे आंटी हैं, और उसके बाद चाचा आए हैं अमरनाथ गांधी जी, और उदय अंकल आए हमारे। परिचय दीजिए। बहुत सारे लोग आए हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ और मैं दरभंगा का मूल निवासी हूँ। प्रोपराइटर आती है? प्रोपराइटर जी हम।